नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी रूह को कांपा देगी। तो कृपया अंत तक बने रहें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका समर्थन ही हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। अब बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वो गुजरात के वडोदरा के रहने वाले संदीप की है। तो चलिए अब ये कहानी संदीप के पॉइंट से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और मैं गुजरात के वडोदरा का रहने वाला हूँ। मैं पिछले कई सालों से वडोदरा में ही ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता हूँ। लेकिन यह जो कहानी है ये उस वक्त की है जब मैं मुंबई में फूड डिलीवरी बॉय का काम किया करता था। उसी दौरान मेरे साथ वो डरावनी घटना हुई थी और वह घटना इतनी ज्यादा खतरनाक और भयावह थी कि उसके होने के बाद मैंने हमेशा हमेशा के लिए ही फूड डिलीवरी बॉय का काम करना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि वह घटना मेरे साथ दोबारा फिर कभी भी हो सकती है। दरअसल यह बात उन दिनों की है जब मुझे मुंबई में फूड डिलीवरी बॉय का काम करते हुए लगभग 3 साल का समय हो चुका था। लेकिन उन 3 सालों के दौरान मेरे साथ कभी भी कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत भी डर का एहसास हो। मैं महीने में 15 दिन की शिफ्ट में और 15 दिन नाइट की शिफ्ट में काम करता था और उन 3 सालों में नाइट की शिफ्ट में काम करते वक्त भी मुझे कभी भी डर का एहसास नहीं हुआ था। लेकिन उस एक घटना ने मेरे अंदर डर को इतना ज्यादा पैदा कर दिया था कि अब मैं वो काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और मैं उसी वक्त वो काम छोड़कर वडोदरा आ गया था और फिर कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर ऑटो चलाने का काम शुरू कर दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं तो हमें डिलीवरी बॉय को उनका खाना लेकर उनके दिए हुए पते पर जाना पड़ता है। उस दिन भी शाम के वक्त एक ऑर्डर आता है और मुझे उस ऑर्डर को डिलीवर करके आने को कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त तक शाम के 5 ही बजे थे और मेरी शिफ्ट 6 बजे खत्म होने वाली थी। तो ऐसे में मेरे पास 1 घंटा अभी भी बाकी था। तो मैंने भी सोचा कि चलो इस ऑर्डर को डिलीवर करके आ ही जाते हैं। तब मैंने उस ऑर्डर को लिया और मेरे मोबाइल में जो पता दिखा रहा था उस लोकेशन को ट्रेस करते हुए मैं उस जगह पर खाना देने के लिए पहुंच जाता हूं। जब मैं उस जगह पर खाना देने के लिए पहुंचता हूं तो देखता हूं कि वह एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट है जिसमें कई सारे फ्लैट्स हैं और उनमें से एक फ्लैट था जिसका नंबर 401 था। इस फ्लैट के अंदर जाकर मुझे उस खाने को डिलीवर करके आना था, इसलिए मैं अपनी बाइक को साइड में लगाकर फटाफट सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता हूं, क्योंकि वो फ्लैट 4थे माले पर था। जैसे ही मैं फ्लैट नंबर 401 के सामने पहुंचता हूं तो मुझे उसका दरवाजा बंद दिखाई देता है। तब मैंने डोरबेल बजाई, लेकिन मेरे डोरबेल बजाने के बाद भी काफी देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तब मैंने एक बार फिर से डोरबेल बजाई और इस बार मैं लगातार 2-3 बार डोरबेल को बजाता जा रहा था, क्योंकि मुझे वापस जाने की भी जल्दी थी। अभी मैं डोरबेल को बजा ही रहा था कि तभी अचानक किसी ने दरवाजा खोला और जब वह दरवाजा पूरी तरह खुल गया तो मुझे सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह दरवाजा खोलते ही मेरे ऊपर चिल्लाई, क्या है, थोड़ी बहुत भी सब्र नहीं है क्या तुम लोगों को? हम फूड डिलीवरी बॉय के साथ अक्सर लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं। तो मुझे उस बूढ़ी औरत की वह बात कुछ ज्यादा अजीब नहीं लगती है और उसके बाद मैं उससे कहता हूं कि ये आपका खाने का ऑर्डर है। वो मुझसे कहती है कि ठीक है, अंदर आ जाओ। लेकिन मैं उससे कहता हूं कि माता जी, आप यहीं पर पैसे लेकर आ जाइए, मुझे जरा जल्दी है। मेरे मुंह से यह बात सुनकर वह बूढ़ी औरत एक बार तो घूर कर मेरी तरफ देखती है और फिर मुझसे कहती है कि तुम्हें चाहे कितनी भी जल्दी हो, लेकिन यहाँ का काम तो हमारे हिसाब से ही होगा। अगर तुम्हें पैसे लेने हैं तो अंदर आकर चुपचाप बैठ जाओ, मैं अभी लाकर देती हूँ।
फिर वह बूढ़ी औरत एक दो कदम आगे की तरफ बढ़ती है और तभी पलटकर फिर से मुझसे कहती है कि वैसे भी तुम अब कहीं पर जाकर क्या करोगे, क्योंकि अब तुम कहीं पर जाने के लायक तो बचे नहीं हो, क्योंकि अब तुम हमारे पास आ गए हो। उस बूढ़ी औरत की वह बात मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगती है। मैं मेरे मन ही मन में सोचता हूं कि आखिर यह बूढ़ी औरत मुझे ऐसा क्यों कह रही है। तभी मैं उससे पूछता हूं कि माता जी, आपकी बात का मतलब मैं जरा समझा नहीं। तो वो मुझसे कहती है कि अभी थोड़ी देर में तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, चुपचाप अंदर आकर बैठो। तभी मैंने सोचा कि शायद यह बूढ़ी औरत दिमाग से थोड़ी बहुत सटकी हुई है और तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। इसके बाद वह बूढ़ी औरत अंदर पैसे लाने के लिए चली जाती है और मैं भी थोड़ा अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाता हूँ। अभी मैं सोफे पर बैठा ही था कि तभी उस फ्लैट का जो मुख्य दरवाजा था वह धीरे धीरे अपने आप ही बंद हो गया था। और जब वह बंद हुआ तो उसके बंद होने की आवाज को सुनकर मैंने एक बार मेरी नजरों को उस दरवाजे की तरफ घुमाया तो मैंने सोचा कि यह दरवाजा अपने आप ही कैसे बंद हो गया। फिर मैंने सोचा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो गया होगा, लेकिन जब मैंने महसूस किया तो वहां पर हवा भी इतनी ज्यादा नहीं चल रही थी कि उसकी वजह से वह इतना बड़ा दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाए। लेकिन इन सभी बातों को नजरअंदाज करके अब मैं उस बूढ़ी औरत का इंतजार करने लगा। मुझे वैसे भी इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देकर करना भी क्या था, मुझे तो सिर्फ अपने पैसे लेकर वहां से निकलना था। अभी मैं वहां पर बैठा बैठा उस बूढ़ी औरत का इंतजार कर ही रहा था, तभी मैंने उस फ्लैट के अंदर चारों तरफ अपनी नजरों को घुमाया, लेकिन उस पूरे फ्लैट में मुझे उस बूढ़ी औरत के अलावा कोई भी नहीं दिख रहा था। तब मैंने सोचा कि क्या इस इतने बड़े फ्लैट में यह बूढ़ी औरत अकेली ही रहती है। अभी मैं बैठा बैठा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी मेरी यह सोच गलत साबित हो जाती है, क्योंकि अचानक से अंदर से एक छोटी लड़की निकल कर आती है जिसने अपने हाथ में एक ट्रे पकड़ रखी थी। उस ट्रे पर एक पानी का गिलास रखा हुआ था और वह मेरे पास आकर उस पानी के गिलास को मेरी तरफ करती है, लेकिन अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलती है। तभी मुझे भी थोड़ी प्यास लगी थी, इसलिए मैं उस पानी के गिलास को उठाता हूँ। अभी मैंने गिलास से पूरा पानी पिया भी नहीं था कि तभी वह लड़की मेरे सामने रखी हुई टेबल पर उस ट्रे को रखती है और वापस अंदर चली जाती है। मैंने उस गिलास में से सिर्फ आधा पानी ही पिया था और बचे हुए पानी को गिलास में ही छोड़ दिया और उस गिलास को ट्रे के ऊपर वापस रख दिया। अब मैं बैठा बैठा उस बूढ़ी औरत का इंतजार कर रहा था। जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो मुझे पता चला कि 6 बज चुके थे। तभी मैं सोच रहा था कि आज तो मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो गया हूं। जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा था वैसे वैसे अंधेरा होता जा रहा था, लेकिन जब मैं वहां पर बैठा था तो मैंने एक चीज को नोटिस किया कि उस पूरे फ्लैट में कहीं पर भी लाइट नहीं जली हुई थी। जैसे जैसे दिन ढल रहा था वैसे वैसे उस फ्लैट के अंदर थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता जा रहा था। इसके बाद मैंने सोचा कि ये कैसे अजीब लोग हैं, घर के अंदर भी लाइट जलाकर नहीं रखते। उसके बाद मैंने एक बार उस बूढ़ी औरत को आवाज लगाई कि माता जी कितना टाइम और लगेगा, लेकिन मेरी आवाज का अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। उसके बाद मैंने लगभग 10 मिनट तक वहां पर और इंतजार करने की सोची। मैंने सोचा कि या तो 10 मिनट के अंदर वह बूढ़ी औरत अंदर से पैसे लेकर आ जाए, और अगर वह नहीं आती है तो मैं खुद अंदर जाकर उसे पैसे ले आऊंगा, क्योंकि भला मैं कब तक यहाँ पर ऐसे ही बैठा रहूंगा। अब कुछ ही देर में वह 10 मिनट भी गुजर गए, लेकिन अंदर से वह बूढ़ी औरत नहीं आई। उसके बाद मैंने सोचा कि अब तो मुझे ही अंदर जाकर पैसे लेकर आने पड़ेंगे। तभी मैं उस सोफे से उठा और अपने कदमों को धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ाते हुए आवाज लगाते हुए अंदर की तरफ जा रहा था कि माता जी आप कहाँ हैं, मुझे जल्दी से पैसे दे दीजिए, मुझे काफी ज्यादा लेट हो रहा है। अब मैंने अंदर की तरफ जाते हुए 2-3 बार आवाज लगाई, लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। तभी मैंने उस फ्लैट के अंदर जो बेडरूम था उसके अंदर झांक कर देखा, लेकिन उस बेडरूम में भी कोई नहीं था। अभी मैं उस बेडरूम में देख ही रहा था
कि तभी मुझे मेरे कानों में उस फ्लैट के अंदर जो किचन था उसके अंदर से कुछ खाने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनने के बाद मैंने अपने कदमों को किचन की तरफ बढ़ाया, लेकिन किचन के अंदर जाने से पहले भी मैंने 2-3 बार आवाज लगाई, लेकिन इस बार भी मुझे मेरी आवाज का कोई जवाब नहीं मिला। इतनी बार आवाज लगाने के बाद भी जब मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो अब मुझे उस बूढ़ी औरत पर गुस्सा आ गया और मैं किचन के बाहर खड़ा खड़ा ही कहने लगा कि अगर खाने के पैसे देने के लिए नहीं होते तो आप लोग खाना मंगवाते ही क्यों हो और हम जैसे लोगों का टाइम खराब क्यों करते हो। अब मैं इतना कहकर उस किचन की तरफ आगे बढ़ा और जैसे ही मैं किचन के अंदर गया तो सामने का नजारा देखकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैंने सोचा कि मैं यह मेरी आंखों के सामने क्या देख रहा हूं। अब डर के मारे मेरे शरीर से पसीना निकलने लगा था और मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मुझे लगा कि आज मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। अब तक तो मैं उस बूढ़ी औरत को बार बार आवाज लगा रहा था, लेकिन अब सामने का मंजर देखने के बाद मेरे हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी मैंने सोचा कि पैसे वैसे गए भाड़ में, मुझे किसी तरह अपनी जान बचाकर यहां से निकलना चाहिए। जैसे ही मैंने वहां से निकलने की सोची और भागना चाहा तो मैंने देखा कि मैं चाहकर भी अपने आप को हिला नहीं पा रहा था। मैं जैसे उस किचन में खड़ा था वैसा का वैसा ही वहीं पर जम गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पैरों को किसी ने वहीं पर चिपका दिया हो। मेरा मन तो वहां से निकलने का कर रहा था, लेकिन शरीर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। दरअसल जब मैं उस किचन के अंदर गया तो मैंने देखा कि वह बूढ़ी औरत और वो छोटी बच्ची उस किचन में नीचे फर्श पर बैठकर कुछ खा रही थी। जब मैंने थोड़े थोड़े अंधेरे में गौर से देखा तो मुझे दिखा कि फर्श पर किसी इंसान की एक लाश पड़ी हुई है। उस लाश पर एक भी कपड़ा नहीं था, यानी कि वह लाश बिल्कुल बिना कपड़ों के उस फर्श पर पड़ी हुई थी, लेकिन उसका सर नहीं था। ये देखकर मेरी हवाइयां उड़ गई थीं, जिसकी वजह से मेरा डर 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वह यह था कि वह बूढ़ी औरत और वह लड़की उस लाश के सीने को चीरकर उसकी कलेजी को निकालकर खा रही थी। उन्होंने जो खाने का सामान ऑर्डर किया था उसे कलेजी से लगाकर खा रही थी। वह लाश बीच में से बुरी तरह से फटी पड़ी थी और उस पूरे किचन में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। अब यह मंजर देखकर आप कल्पना कर सकते हैं कि उस वक्त मेरी क्या हालत हुई होगी। अब मैं एकटक खड़ा खड़ा उन दोनों की तरफ देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। तभी अचानक उस बूढ़ी औरत ने अपनी गर्दन को घुमाया और मेरी तरफ देखा। मेरी तरफ देखकर वह बूढ़ी औरत मुझसे कहती है कि तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे बाहर बैठने के लिए बोला था ना। तुझे थोड़ी बहुत देर का भी इंतजार नहीं हुआ? दिख नहीं रहा कि बच्ची भूखी है, मैं इसे खाना खिला रही हूँ। उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर मैं तो किसी तोतले की तरह बुदबुदाने लगा था। मैं चाहकर भी अपने मुंह से कुछ नहीं बोल पा रहा था। मैं उस बूढ़ी औरत से कहना चाहता था कि आप अपने पैसों को रखो, लेकिन मुझे तो यहाँ से बाहर निकलने दो। मुझे जाना है, मुझे यहाँ से जाने दो। जब वह बूढ़ी औरत मुझे वह सब कुछ कह रही थी तो उसका चेहरा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि अब उसका चेहरा पहले से भी काफी ज्यादा फटा हुआ और सड़ा हुआ सा लग रहा था। उसके साइड के जो 2 दांत थे वो काफी ज्यादा लंबे हो गए थे और उन्हीं 2 दांतों से वह बूढ़ी औरत उस लाश के सीने को चीरकर कलेजे को निकालकर चबा चबा कर खा रही थी और साथ में उस बच्ची को भी खिला रही थी। जब मैंने अपनी नजरें उस बच्ची की तरफ घुमाई तो वह छोटी लड़की भी दिखने में उस बूढ़ी औरत से कम डरावनी नहीं लग रही थी। तभी वह बूढ़ी औरत अचानक से मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से हंसने लगती है। जब वह हंस रही थी तो उसका चेहरा देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था और अब उसके मुंह से खून की लार टपक रही थी। मेरी तरफ हंसते हुए वह उस छोटी लड़की से कहती है कि देख रही हो बिटिया, तुम्हारे लिए थोड़े बहुत दिन के खाने का इंतजाम और हो गया। अब 2-4 दिन में तो हम दोनों इसे खत्म कर देंगे और उसके बाद जो नया माल आया है उसे खाएंगे।
तब तक कोई न कोई और दूसरा आ ही जाएगा। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद डर के मारे मुझे वहीं पर हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं वैसे ही मर जाऊंगा, क्योंकि उस वक्त मेरी आंखों के सामने जो मंजर था वह बिल्कुल भी सहन करने योग्य नहीं था। वो इतना ज्यादा डरावना था कि उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब अचानक वह बूढ़ी औरत वहां से खड़ी होती है और मुझसे कहती है कि देख रहे हो इस लाश को, यह भी तुम्हारी तरह यहाँ पर खाना डिलीवर करने के लिए ही आया था, लेकिन इसे भी तुम्हारी तरह थोड़ी बहुत देर का इंतजार करना पसंद नहीं था। जिन लोगों को इंतजार करना पसंद नहीं होता वह लोग हमें पसंद नहीं होते। इसी वजह से हमने इसका ऐसा हाल कर दिया है। आज तुमने भी यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब हम दोनों मिलकर तुम्हारा इससे भी ज्यादा बुरा हाल करेंगे। उस बूढ़ी औरत के मुंह से यह बात सुनकर तो मैं आपको बता भी नहीं सकता कि उस वक्त मुझ पर क्या बीत रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब मैं मेरे जीवन के अंतिम पलों को जी रहा हूं और मैं कुछ ही देर में शायद मरने वाला हूं। अब वो सब देखकर मुझे ये तो समझ में आ गया था कि ये बूढ़ी औरत और ये छोटी बच्ची कोई जिंदा इंसान नहीं है, बल्कि ये कोई भूत, प्रेत या फिर डायन है, जिन्होंने आज मुझे अपने जाल में फंसा लिया है और आज ये मुझे भी जान से मार देंगी। अभी मैं मन में ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक वह बूढ़ी औरत धीरे धीरे कदमों को मेरी तरफ बढ़ाते हुए मेरे पास आती है और उसने एक जोर की लात मेरे पैरों पर मारी। जैसे ही उसने वह लात मेरे पैरों पर मारी तो मैं धड़ाम से नीचे फर्श पर गिर जाता हूँ। इसके बाद वह बूढ़ी औरत उछलकर मेरे ऊपर बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों से जोर से मेरी गर्दन को मरोड़कर तोड़ने की कोशिश करती है। अब मैं अपनी जान को बचाने के लिए किसी तरह अपने दोनों हाथों से उससे अपनी गर्दन को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक वह छोटी डायन वहां पर आती है और उसने मेरे दोनों हाथों को जोर से खींचकर पीछे की तरफ कर लिया। अब मेरा शरीर पूरी तरह से उन दोनों के काबू में था। तभी वह बूढ़ी डायन अचानक से मुझसे कहती है कि तुम खाना डिलीवर करने वाले लोगों ने ही हमारी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। अगर तुम लोग उस दिन हमें वह जहरीला खाना देकर नहीं जाते तो उसको खाकर मैं और मेरी पोती नहीं मरते। लेकिन तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग इस तरह से हमें जहरीला खाना देकर मार दोगे और बच जाओगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम दो लोगों के बदले में न जाने मैं तुम जैसे कितने लोगों को मारकर हमारी मौत का बदला लूंगी। तुम लोगों ने बहुत ज्यादा गलत किया था हमारे साथ। आखिर इस छोटी सी बच्ची ने भी तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत दया नहीं की? मुझे ये सब बातें कहकर वह बूढ़ी डायन अजीब तरीके से हंसने लगती है। अब उसके हाथों के नाखून मेरी गर्दन के अंदर घुसने लगे थे और मेरी गर्दन से बाहर खून की बूंदें निकलने लगी थी। तभी वह बूढ़ी डायन अपने मुंह को मेरी गर्दन की तरफ ले जाती है। जैसे ही उसने अपने मुंह को मेरी गर्दन की तरफ किया, उस वक्त मुझे लगा कि अब शायद यह अपने नुकीले दांतों से मेरी गर्दन को काट देगी और मैं यहीं पर तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। लेकिन उस बूढ़ी डायन ने उस वक्त मेरी गर्दन को नहीं काटा, बल्कि उसके नाखून लगने की वजह से जो मेरी गर्दन से खून निकल रहा था, उसने अपनी जीभ से उस खून को चाटा और मेरे खून को चाट कर वो मुझसे कहती है कि तेरा खून तो सबसे ज्यादा मजेदार है। उसके दांत और भी ज्यादा लंबे होने लगे और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इन लंबे दांतों से ही ये डायन मुझे मारेगी। इसके बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसने जैसे ही अपने मुंह को मेरी तरफ बढ़ाया और अपने दांतों को मेरी गर्दन पर छुपाकर मुझे मारना चाहा, तभी अचानक वह पूरा फ्लैट हनुमान चालीसा से गूंजने लगता है और उसके बीच बीच में जोर जोर से जय श्री राम के नारे भी लग रहे थे। हनुमान चालीसा के साथ साथ वह पूरा फ्लैट वाइब्रेट हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत ही भारी आवाज उस फ्लैट के अंदर गूंज रही हो और अब वहां पर जोर जोर से भगवान राम और हनुमान के भजनों की आवाज गूंज रही थी। उसने मेरे दोनों हाथों को छोड़ दिया था और वह भी अपने हाथों से अपने कानों को दबा रही थी और वह दोनों अजीब तरीके से वहां पर चिल्ला रही थी
अब वह डायन मेरे ऊपर से उठकर अपने दोनों कानों को जोर से दबाते हुए अजीब तरीके से विलाप करने लगी थी। तभी मैंने उस फर्श पर पड़े पड़े अपने आप से कहा कि अरे संदीप, किस चीज का इंतजार कर रहा है? ये शायद कोई भगवान का ही करिश्मा है जिसने तुझे अपनी जान बचाने का एक मौका दिया है। अब चुपचाप उठ यहां से और भाग। इसके बाद मैंने वहां से उठना चाहा, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे पूरे शरीर से मेरी ऊर्जा ही निकल गई हो, और इसके साथ ही अब मेरी गर्दन पर उस डायन के नाखून लगने की वजह से जो खून निकल रहा था, वहां पर काफी ज्यादा दर्द और जलन हो रही थी। अब मैं अपने आप को वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। तभी मैंने अपने पूरे शरीर का जोर लगाया और मैं वहां से उठकर उस फ्लैट के बाहर किसी तरह आ जाता हूं। लेकिन जब मैं उस फ्लैट से बाहर आ रहा था तो मेरी नजरें एक बार के लिए उस सोफे के सामने टेबल पर रखे हुए गिलास पर जाती हैं जिसमें मैंने पानी पिया था। जब मैंने उस गिलास को देखा तो उसमें पानी नहीं बल्कि खून था, जिसे देखकर मैंने सोचा कि इसका मतलब इन लोगों ने मुझे पानी नहीं बल्कि खून पिलाया था, और वो खून शायद उसी लाश का था जो आधी कटी हुई उस किचन में पड़ी थी। जैसी ही मेरे दिमाग में ये बात आई तो मुझे वहीं पर उल्टी करने का बहुत तेज मन हुआ। इसके साथ ही जब मैं उस फ्लैट से अपनी जान बचाकर बाहर निकल रहा था तो एक बार वह बूढ़ी डायन मेरा पीछा करते हुए उस फ्लैट के दरवाजे तक आई और मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर जोर से चिल्लाई कि नहीं, तुम इस तरह हमारे हाथों से बचकर नहीं जा सकते। अभी उसने ऐसा बोला ही था और तभी फिर से वहां पर एक जय श्री राम का नारा गूंजता है, और जैसे ही वह नारा गूंजता है तो उस चुड़ैल ने जो हाथ मेरी तरफ बढ़ा रखा था, उसने उस हाथ को अपने कान पर लगाया और उसके कान से उस वक्त खून बहने लगा था। अब मैंने सोचा कि यहाँ रुकना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है, मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। अब मैं बदहवास होकर उस फ्लैट से निकलकर नीचे की तरफ सीढ़ियों पर फटाफट नीचे उतर रहा था। जब मैं नीचे आकर देखा तो वहां पर एक बहुत बड़ा डीजे था जिसमें भगवान राम और हनुमान के गाने बज रहे थे। तभी मैंने वहां पर देखा कि उस सोसाइटी के लोगों ने वहां पर भगवा रैली का आयोजन किया था, और इसी वजह से वहां डीजे बज रहा था जिसमें रीमिक्स में भगवान राम और हनुमान के गाने बज रहे थे, और बीच बीच में जोर से बहुत तेज बेस और वाइब्रेशन के साथ जय श्री राम का नारा भी लग रहा था। आज इस नारे की आवाज की वजह से मेरी जान बच गई थी। तभी मैंने वहीं पर हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया किया और अपनी बाइक को लेकर तुरंत वहां से निकल गया। उस घटना की बात जैसे ही मैंने मेरे घर वालों को बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम आज की आज ही उस काम को छोड़कर घर आ जाओ, और उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए उस काम को छोड़कर अपने घर आ गया। कुछ दिनों तक तो मैं अपने घर ही बैठा रहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूं, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।